नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित उनका संस्मरणात्मक निबंध प्रेमघन की छाया स्मृति समझाने जा रही हूँ। बच्चों, संस्मरण गद्य की विधा होती है जिस लेख में किसी स्मृति अर्थात याद के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के बारे में लिखा जाए तो उसे संस्मरण कहते हैं। आइए देखते हैं। प्रेमघन की छाया स्मृति। बच्चों, इस पाठ में जैसा कि नाम से पता चल रहा है या नाम से विदित हो रहा है कि प्रेमघन एक व्यक्ति का नाम है, एक जाने माने कवि जिनका पूरा नाम था उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बच्चों, प्रेमघन उनका उपनाम था, इसलिए हम उनको प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं को याद करते हुए लेखक ने यह निबंध लिखा है। इस निबंध में शुक्ल जी ने बताया है कि किस तरह हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनका रुझान पैदा हुआ और अपने बचपन में या बचपन के दिनों का भी उन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि उनके घर का माहौल भी साहित्यिक था। शुक्ल जी के पिता भी साहित्य प्रेमी थे। शुक्ल जी ने यह भी बताया है कि प्रेमघन जी भारतेंदु जी के मंडली के ही कवि थे और किस तरह इनके निकट जाने पर लेखक और उनके साथियों में भी हिंदी भाषा के प्रति रुझान और उनके अंदर किस प्रकार एक साहित्यकार विकसित होने लगा, इसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। आइए पाठ पढ़ते पढ़ते इस पाठ को समझते जाएंगे। प्रेमघन की छाया स्मृति। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता अर्थात जानकार और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उक्तियां यानी जो महान पुरुषों के द्वारा कही गई कहावतें हैं या कथन है। तो लेखक अपना बचपन याद करते हुए कहता है कि उसके पिताजी को फारसी का अच्छा ज्ञान था, वे पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे और उन्होंने फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों से मिलाने का काम किया था। इस कार्य में उन्हें बहुत ही आनंद आता था। आगे कहते हैं, वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे, उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। आगे लेखक कहना चाहते हैं कि लेखक के पिता रात के समय घर के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेते थे तथा आमतौर पर रामचरितमानस और रामचंद्रिका को आकर्षक ढंग से पढ़कर सुनाया करते थे। उन्हें भारतेंदु के नाटक भी अच्छे लगते थे। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के महान लेखक थे, वे कभी कभी उनके नाटकों को भी सुनाया करते थे। जी, जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। उसके पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। चित्ता आकर्षक मतलब मन को अच्छा लगने वाला या मन को आकर्षक लगने वाला। हाँ जी, तो लेखक बताते हैं कि उनके पिता की बदली यानी हस्तांतरण हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हो गया। उस समय लेखक 8 वर्ष के थे। नाटक के नायक मिर्जापुर आने से पहले ही लेखक के मन में भारतेंदु के प्रति एक अपूर्व मधुर भावना जाग गई थी। लेखक छोटा था। अपनी बाल बुद्धि के बारे में लेखक कहते हैं कि उन्हें हिंदी के साहित्यकार भारतेंदु जी व सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र में कोई भेद नजर नहीं आता था। उनके मन में दोनों को एक ही माना हुआ था, यानी जो उनका छोटा सा मन था, एक बाल मन था, उन्होंने क्या है दोनों ही चरित्रों को एक ही मान लिया था। हाँ जी, मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं, जिनका नाम है, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। अर्थात मन में प्रसन्नता हुई,
यानी मन जो था शुक्ल जी का वो प्रसन्नता से भर गया। उन्हें लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी मिलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हरिश्चंद्र जी के प्रति स्नेह का भाव बचपन से ही उनके मन में था। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी। उत्कंठा यानी लालसा, इच्छा। यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। चौधरी यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। वे अगुआ हुए यानी आगे आगे चले। मील डेढ़ का सफर तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। कोई दिखाई न पड़ा। आवृत मतलब ढका हुआ। अर्थात जब लेखक को पता चला कि मिर्जापुर में भारतेंदु जी के मित्र रहते हैं, तो भारतेंदु जी के प्रति लगाव होने के कारण उनके मित्र से मिलने की इच्छा बलवती हो उठी, यानी वो उनसे मिलना चाह रहे थे। अपने मित्रों से उनके बारे में पूछा। कुछ मित्रों से आगे आगे चलने को कहा, अर्थात उनको पता लग गया कि उन्हें घर उनका पता है, तो इसलिए उन्होंने क्या, उन्हें आगे के चलने के लिए कहा। शुक्ल जी पीछे पीछे चल रहे थे। मकान को लेखक एकटक देखने लगे। नीचे का बरामदा वीरान पड़ा था, परंतु ऊपर का बरामदा लताओं से ढका हुआ था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। कोई दिखाई ना पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया, यानी संकेत किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। दृष्टि यानी नजर, ओझल यानी गायब हो जाना। बस यही पहली झांकी थी। अर्थात लेखक कहना चाह रहे हैं कि लताओं से ढके बरामदे में बीच बीच का स्थान खाली था। मित्रों ने कहा यही खाली स्थान भी था। मित्रों ने कहा यही खाली स्थान पर नजर रखो। बरामदे में लताओं के झुंड में छिपी एक मूर्ति नजर आई, यानी मूर्ति यानी एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ दिखाई दिया। यही थे भारतेंदु जी के मित्र। उनके दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंबे पर टिका था और लेखक की आंखों में वह मूर्ति बस गई। ज्यों ज्यों मैं सयाना होता गया, त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। अर्थात लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे वह समझदार होता गया, वैसे वैसे हिंदी के नए साहित्य की तरफ उसका झुकाव बढ़ता गया। आगे वो बोलते हैं, क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे थे। अब आगे बताया गया कि वह क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे, यानी शुक्ल जी। उस समय बाबू रामकृष्ण वर्मा उनके पिताजी के सहपाठियों में से एक थे। लेखक के घर में भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः आया करती थी। उनके पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखते थे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए और मैं बिगड़ ना जाऊं, तो इसीलिए उनके पिताजी ने उन पुस्तकों को छिपाकर रखते थे। और लेखक की पुस्तक प्रेम को देखकर उन्हें यह डर था कि उनका मन स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर दूसरी पुस्तकों में ना लग जाए, मैं बिगड़ ना जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकें ला लाकर पढ़ा करता था। वह अपने पद से भटक न जाए, उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। लेखक वहां से पुस्तकें लाता था और उनका अध्ययन करता था, यानी उसकी पढ़ाई करता था। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा, यानी उनके साथ में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। वहीं पर एक घर से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे मुझे प्रायः देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कौतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। पाठक जी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और
बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। यानी अब यहाँ कहना चाह रहे हैं वो कि एक दिन काशी में जब मैं लेखक किसी काम से गए थे, यानी शादी में जब वो गए थे, तो उन्हें पंडित केदारनाथ जी मिले और बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में मालूम हुआ, यानी ज्ञात हुआ कि पंडित केदारनाथ जी भारतेंदु जी के घर से निकले हैं। बस लेखक का मन ना जाने कितने प्रश्नों से जूझ गया, भावना में बह गया। भारतेंदु जी को देखने की व मिलने की चाहत लेखक को बचपन से ही थी। भारतेंदु जी के मकान के नीचे इतना परिचय मिलना कि यह भारतेंदु जी का घर है, लेखक को अत्यधिक आनंदित व भावविभोर कर गया। भारतेंदु जी से मिलकर लेखक के बचपन की मनोकामना यानी इच्छा पूरी हो गई। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत ही शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई। समवयस्क यानी जो बराबर उम्र वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें श्रीयुत यानी श्रीमान काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी मुख्य थे। यानी एक कवियों ने या एक लेखकों ने क्या एक मंडली यानी एक छात्र मंडली तैयार कर दी थी। इन्होंने हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती, यानी जितने भी पुराने लेखक थे उन सबके बारे में और नए लेखकों के बारे में भी क्या इस मंडली में चर्चा रहती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। वे सभी बातचीत, लिखाई पढ़ाई आदि सभी हिंदी कार्य में ही किया करते थे। इनके हर काम में निसंदेह शब्द का प्रयोग अधिक होता था। जिस स्थान पर मैं रहता था वहां अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। मुख्तार मतलब छोटे वकील और अमलों यानी कर्मचारी गण जो होते हैं। लेखक जिस स्थान पर रहता था वहां अधिकतर लोग वकील, कोर्ट के अफसर या कर्मचारी आदि ही थे। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख छोड़ा था। ये लोग उर्दू का अधिक प्रयोग करते थे। उन लोगों को लेखक की मंडली के द्वारा शुद्ध हिंदी का प्रयोग अनोखा, एक अलग ही लगता था, अलग ढंग का लगता था। इसलिए उन्होंने लेखक मंडली का नाम ही निसंदेह रख दिया। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मैं उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। वाकिफ यानी जानकार या परिचित हो जाते हैं जो, उनको कहा जाता है। तो वो बोल रहे हैं उनके मोहल्ले में एक मुसलमान सब जज आ गए। उनसे लेखक का परिचय करवाते हुए पिताजी ने कहा, यह मेरा पुत्र है, हिंदी में रुचि रखता है। सब जज ने उत्तर दिया कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है, इनकी सूरत देखकर ही मैं समझ गया था। लेखक हैरान रह गए यानी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर मेरी सूरत में ऐसा क्या है। शायद वे सूरत से ही पढ़े लिखे नौजवान लगते थे। उनके भीतर की प्रतिभा उनके चेहरे पर विद्यमान थी। बच्चों, आशा करती हूँ कि यहाँ तक का आपको पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।